देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इस चैप्टर में कंप्लीट इस चैप्टर को कर लिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी कॉम्प्लेक्स की कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती। सीएफटी या वीपीटी दोनों मिल करके ही, मतलब इंडिविजुअली कोई भी थ्योरी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन एग्ज़ाम में तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी 2 से 3 कॉम्प्लेक्सेस आपको दे दी जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ है कि ये कॉम्प्लेक्स, ये संकुल पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक। मतलब क्या है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप बोलते हैं कि हमें फिर दिक्कत आती है सर, तो आप नोट कर लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। कोई भी संकुल अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कि उसका वो चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, कितना होगा मोर मैग्नेटोन में वो वैल्यू। उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि तीसरा पॉइंट है कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। वह अंतःकक्षीय संकुल होगा कि बाह्य कक्षीय संकुल होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा उससे आप क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है कि अगर सर हमसे ये 3 कॉम्प्लेक्स के नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया गया कि सर इसके अंदर ये 5 में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन का जवाब, या मैं कह दूँ एक प्रॉपर्टी और अब इसकी मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ कि इसकी ज्यामिति क्या होगी संकुल की, या आकृति क्या होगी। संकरण का मतलब संकरण मतलब sp3 होगा कि dsp2 होगा कि sp3d2 होगा कि dsp2 होगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। ये सब कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आज आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, उसमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस ट्रिक को अगर आप एक बार फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। और एक ही ट्रिक से ये 6 के 6 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए उस ट्रिक को हम देखते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपका जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु ये या तो 3D श्रेणी का होगा, या 4D का हो, या फिर 5D श्रेणी का। या तो 3D श्रेणी का हो, या 4D या 5D का। आपको पता है कि 3D श्रेणी कौन सी होती है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। और ये आपको पता ही है कि ये ट्रिम से लेकर के कैडमियम तक, या फिर हैफनियम से लेकर के मरकरी तक, आप सब लोगों को पता है। इसमें यदि लिगेंड आपके FCl Bri या फिर H2O, ये लिगेंड हो FCl Bri H2O, तो विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है नहीं होगा, होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आप इस मैप चार्ट को देखिए, अगर इसके अलावा कोई अन्य लिगेंड है, क्या है, अन्य कोई भी लिगेंड है, तो विन्यास परिवर्तित होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो अपन बाद में देखेंगे। 4D 5D श्रेणी में चाहे कोई भी लिगेंड हो, कोई भी लिगेंड, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी लिगेंड हो, विन्यास परिवर्तित होगा। तो देखिए 3D श्रेणी में 2 रास्ते हैं। FCl Bri H2 लिगेंड होगा तो विन्यास परिवर्तित नहीं होगा। 4D 5D श्रेणी के अंदर कोई भी लिगेंड हो, विन्यास परिवर्तित होगा। और 3D श्रेणी के साथ में इन 5 लिगेंड के अलावा कोई भी लिगेंड होगा तो विन्यास परिवर्तित होगा। अब बात आती है कि what do I mean by विन्यास परिवर्तित और विन्यास अपरिवर्तित। ये चीज़ अपने को समझनी है। तो देखिए विन्यास अपरिवर्तित का मतलब तो क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन है 3D4, तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। 5 होता तो आप ऐसे लिखेंगे, 6 होता तो 5 के बाद 6, फिर 7 8 9 10। अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3 4s2, ऐसे कोई होता तो आप कैसे लिखेंगे। ये आपके 5 तो D कक्षक हो गए, ये आपका S कक्षक हो गया, 1 2 3 4। ये सिंपल समझ में आ गया। अरे भाई ये तो सब लोग बताओ 10th 11th से पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों बच्चों कि विन्यास परिवर्तित नहीं होगा का मतलब ये है, जैसा आप करते आए हैं वैसे करना है।
ये विन्यास परिवर्तन नहीं होने का मतलब है जो नियमों के अनुसार होता है वो होगा। अब विन्यास परिवर्तित होगा उसका क्या करना है देखिए। तो विन्यास परिवर्तित के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको उस केंद्रीय धातु के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया FeH2O6+2, ये कोई एग्जाम्पल है। तो आप सबसे पहले केंद्रीय धातु, यहाँ तो देखो H2 लिगेंड आ रहा है, मैं H2 लिगेंड को चेंज कर देता हूँ, Cn कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X Cn पे -1 होता तो 6 पे -6 बराबर +2, तो कितना आ गया X बराबर ये उधर जाएगा -6, सॉरी ये तो -2 नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा मैंने जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया आपको -4 दे दिया इस तरीके से, समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे बाहर कितना चार्ज है -4, तो ये -6 बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, +6 का हो जाएगा, +2 हो गया। तो अब आपको पता आयरन +2 के ऊपर कितना चार्ज हो गया। आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आ गया 3d6 4s0। अरे ये तो आप सब लोगों को पता होगा ना, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं केंद्रीय धातु के अंदर आवेश कैसे निकालते हैं। आयरन का कॉन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 3d6 4s0 हो गया। अगर मान लो S में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, सपोज करिए S में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो विन्यास परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैंने, जो आपको चार्ट पता है विन्यास अपरिवर्तन या चेंज नहीं होगा का मतलब तो जैसे जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नियम अनुसार भरना है। लेकिन विन्यास परिवर्तित होता है तो आपको कुल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो D में हो चाहे S में हो, कुल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। जैसे यहाँ पे D में 6 है, S में 0 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कुल। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 4s2 होता तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बोलते हैं 8। फिर इन 8 को आपको मेरी तरीके से भरना है। किसकी तरीके से भरना है, मैं जो कहूँगा वैसे, उसमें नियमों की पालना नहीं करनी, मैं जो कहूँगा वैसे भरना है। देखिए कैसे, इधर मैंने लिखे हैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, चाहे वो D में है चाहे S में। अगर सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 1 की बात करेंगे। देखो कैसे भरेंगे, 1 हो गया इस तरीके से, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 1 2, ओके। यहाँ तक तो जैसे विन्यास परिवर्तन नहीं होता था वैसे भरते थे, वैसे इसमें भरेंगे। 3 में देखो 1 2 3, यहाँ तक तो सेम है, चाहे विन्यास परिवर्तित है उसमें जैसे भरते हैं वैसे इसमें भरेंगे। 4 देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ वैसे, इसमें नियमों की पालना नहीं है, आप समझिए। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, आपको ऐसे करने आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 4 5 में 1 2 3 4 और 5, ओके। 6 में 1 2 3 4 5 6, ओके, क्लियर है यहाँ तक। 7 में देखिए, 7 में क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 में क्या है, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ COH2O6+2। अब आप देखेंगे कोबाल्ट का आवेश निकालेंगे कितना आएगा, +2 आएगा, और इसको आप निकालेंगे तो आएगा 3d7 4s0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिगेंड दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि H2O तो फिर FCl भी आ रहा है, H2 में आ जाएगा ना। मैंने जैसे मान लीजिए कोई भी एक अमोनिया ले लिया, 3d7 4s2 हो गया। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। अरे अमोनिया 6 है ना, लिगेंड 6 होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, एक दंतुक लिगेंड है। 6 लिगेंड के अंदर 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, sp3d2 और d2sp3। ध्यान देना, d2sp3 संकरण अगर होगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा बनिस्पत sp3d2 के, क्योंकि d2sp3 अंतःकक्षीय होता है। मैं आपके आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ये कोशिश करता है कि उसको sp3d2 की जगह d2sp3 संकरण मिले। तो देखिए d2sp3 का मतलब होता है 2 अंदर के d काम में लेना, फिर s और फिर p। sp3d2 का मतलब पहले s फिर 3p और फिर 2d। तो देखिए अब d7, ये देखो ये इसका है, 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 ये इसका है और ये इसका है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। अब अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालता हूँ, जैसा कि अपन करेंगे आगे जाके, तो फिर d2sp3 संकरण नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक ही d खाली हो गया, एक d आधा भरा हो गया। और आपको पता है कोई भी उपसंयोजक बंध बनाने के लिए लिगेंड को खाली कक्षक अवेलेबल कराना पड़ता है केंद्रीय धातु को, इसलिए फिर ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे वाले d कक्षकों में स्थानांतरित कर देता है। अच्छा, ये एक ही बार हो सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को नहीं कर सकता, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। तो ये अपवाद है कि अगर d7
टोटल, सॉरी D7 नहीं बोलूँगा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो। ये कब बातें आ रही है सारी की सारी, ध्यान देना, ये सब बातें तब हो रही हैं जब 3D धातु के साथ में FCl BrIS2 के अलावा लिगेंड हो, उस पूरे चार्ट को ध्यान रखना, या फिर 4D और 5D श्रेणी का धातु हो, जैसे कोबाल्ट 3D श्रेणी है और लिगेंड अमोनिया है, लिगेंड अमोनिया का मतलब FCl BrIS2 के अलावा लिगेंड है, तो विन्यास परिवर्तित होगा। ये सारी कहानी विन्यास परिवर्तित वालों की है, अपरिवर्तित वालों की नहीं। अपरिवर्तित वालों में तो जैसे होगा वैसे भरेंगे नियम अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, D7 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाएगा, जिससे कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये वाले 2D, एक S और 3P मिलकर के क्या संकरण दे सकते हैं, D2sp3। तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन यहीं चला जाएगा, क्योंकि 4 के लिए या तो संकरण sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, 4 उपसंयोजक संख्या होगी, तो dsp2 संकरण ज़्यादा स्थायी है, लेकिन dsp2 करने के लिए एक ही D चाहिए, तो एक D तो मुझे खाली मिल ही रहा है ना, यहाँ पे ये मिल गया, ये एक S मिल गया और 2 P मिल गया। तो ध्यान देना, 7 इलेक्ट्रॉन कुल हो, विन्यास परिवर्तित हो और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके आगे वाले डी कक्षकों में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए 8 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 इसी में भरना है। D9 में देखिए, D9 में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d2 और d2sp3। अब d2sp3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि d2sp3 करने के लिए 2d खाली चाहिए। अब देखो, अभी तो इसमें 8 हुए, एक इलेक्ट्रॉन और ये है, 9 हो गए ना, 1 2 3। मैं दोबारा भर के बता देता हूं आपको, ये देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नॉर्मल भरा जाना चाहिए था। अब D2sp3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, केवल एक इलेक्ट्रॉन को। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये विन्यास ऐसे ही भरा जाएगा। अब एक खाली करने से क्या फायदा जब D2sp3 हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3 और D2sp dsp2 में dsp2 करा सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो आगे वाले डी कक्षकों में भेज दे तो फिर ये एक डी खाली हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा खाली हो जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा, और फिर ये dsp2, ये वाला संकरण हो सकता है dsp2, इस तरीके से dsp2 ये संकरण हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके से D7 में, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन 7 में, D7 बार बार बोल देता हूँ, 7 में और 9 के अंदर, अगर 7 के अंदर अपवाद कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और 9 के अंदर अपवाद कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, कि अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर D9 हो, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में जाएगा। ठीक है, और अगर D9 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में जाएगा। ओके, ये 2 उसमें अपवाद हैं, और बाकी कोई अपवाद नहीं। और उसमें कैसे भरेंगे आप फिर से देख लीजिए एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। 1 2 3 कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो तो इस तरीके से भरेंगे, 4 हो तो यहाँ भरेंगे, 5 हो तो यहाँ भरेंगे, 6 हो तो यहाँ भरेंगे, 7 हो तो यहाँ भरेंगे, 8 हो तो यहाँ इसी में भरेंगे, फिर 9, फिर 10। दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से अपवाद 2 मैंने आप लोगों को बता दी। और देखो इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना कल, कॉम्प्लेक्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स का मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, उसका संकरण क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसके अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, वो अंतःकक्षीय संकुल होगा कि बाह्य कक्षीय संकुल होगा, सारी चीज़ें हम बात करेंगे कल। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई कि जिसके अंदर 3D श्रेणी, केंद्रीय धातु 3D श्रेणी का है और उसके अंदर लिगेंड FCl BrIS2 हैं, तो विन्यास परिवर्तित नहीं होगा, वैसे भरते हैं वैसे भरेंगे। अगर FCl BrIS2 5 लिगेंडों के अलावा कोई लिगेंड है तो विन्यास परिवर्तित होगा तो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। D7 और D9 में एक अपवाद है, वो बता दिया। अगर धातु
4D 5D का है तो फिर कोई भी लिगेंड हो, चाहे FCl BRI H2 हो तो भी विन्यास परिवर्तित होगा। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं।